एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो जो होगी वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आज भी हम वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज पे थी कि हम वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, पर थी हमारी लास्ट वीडियो। तो इस बार जो हमारी वीडियोज होंगी ना, इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटीज के बारे में, कैसे किन किन फ्लॉज के थ्रू, किन किन एक्टिविटीज के थ्रू हमारी वल्नरेबिलिटीज अराइज होती है। तो इन सब चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वाला जो रूम है ट्राईहेक्मी का, इसमें हमारे पास 7 टास्क हैं टोटल, और 7 के 7 थ्योरेटिकल है। तो इसको हम इसके कंटेंट को रीड आउट करेंगे और इसमें बेसिक चीजें हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट है ट्राईहेक्मी ने जो हमें प्रोवाइड कराया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, जिससे हमें थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, थोड़ा जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे क्या चीज़ होती है वल्नरेबिलिटी, कैसे अराइज होती है वल्नरेबिलिटी, और इनसे क्या क्या चीज हो सकती है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टास्क नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हमें दे रखा है, कंटेंट को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। साइबर सिक्योरिटी इज बिग बिजनेस इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। द हैक्स that we hear about in newspaper are from exploiting vulnerabilities. In this room, we are going to explain exactly what is vulnerability is, the types of vulnerabilities, and how we can exploit these for success in our penetration testing endeavors. ठीक है, तो वो इसमें जैसे कि बता रखा है, मैंने पहले भी बताया, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि vulnerability क्या होती है और वो कैसे अराइज होती है और कैसे हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से। An enormous part of penetration testing is knowing the skills and resources for whether situation you face. This room is going to introduce you to some resources that are essential when researching vulnerabilities. Specifically, you are going to be introduced to ये सारे points हैं, what vulnerabilities are, why they are worthy of learning about, how are vulnerabilities rated, कैसे रेट करी जाती है, प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है, डेटाबेस फॉर vulnerability रिसर्च कि कहाँ कहाँ आप किन किन डेटाबेसेस में रिसर्च कर सकते हो, कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, a showcase of how vulnerability research is used on Acme's engagement। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हम कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड टास्क की ओर हम चलते हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू वल्नरेबिलिटीज। तो पहले हम जंप करें अपने कंटेंट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ मैं कि वल्नरेबिलिटीज होता क्या है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो वल्नरेबिलिटी रिफर किया जाता है ना कोई वीकनेस को, किसी सिस्टम की वीकनेस हो या सिस्टम में कोई फ्लॉ हो। सिस्टम में नहीं, नेटवर्क में भी बात हो सकती है, हमारे एप्लीकेशन में भी हो सकती है, और कोई भी कंपोनेंट में हो सकती है, किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अटैकर के लिए, अटैकर से। ठीक है, और क्यों करा सकता है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिक्योरिटी किसी भी सिस्टम की, और गेन करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम इसको एक स्टेटमेंट में बोले तो अ वल्नरेबिलिटी रिफर टू अ वीकनेस और फ्लॉ इन अ सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन और एनी कंपोनेंट of an information technology infrastructure that could be exploited by attacker, compromise the security of the system, or
gain unauthorized access to sensitive data। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और डेफिनेशन है किसी भी वल्नरेबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और अब ये हमें पता चल गया वल्नरेबिलिटी क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे अराइज होती है। तो वल्नरेबिलिटी जो अराइज होती है ना, वो उसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है डिजाइन का फ्लॉज, हमारी एप्लीकेशन की डिजाइन का फ्लॉज, हमारे नेटवर्क की डिजाइन का फ्लॉज, कोडिंग एरर्स होते हैं जो डेवलपर कभी कोई एरर कुछ मिस्टेक कर देता है, उससे हमारे कोडिंग एरर्स आते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, एप्लीकेशन में हो सकती है, सिस्टम में हो सकती है, हमारे नेटवर्क में हो सकती है, और पासवर्ड्स के थ्रू, वीक पासवर्ड्स के थ्रू अराइज हो सकती है, ठीक है। और या तो फिर हम कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर यूज कर रहे हैं तब भी आ सकती है, और कोई भी इनसिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने नेटवर्क में यूज करते हैं। तो इन वजह से हमारी वल्नरेबिलिटीज अराइज हो सकती है, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारी वीकनेसेस हैं जो हमें प्रोवाइड करती है, जो एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी अटैकर का एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। और जब ये एक्सप्लॉइट कर देता है उसके बाद वो मैलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो ये थी हमारी वल्नरेबिलिटी का एक डेफिनेशन, और किन किन कारणों से, किन किन फैक्टर्स से हमारी जो वल्नरेबिलिटीज है वो अराइज होती है। तो चलिए फिर एक बार इसकी थोड़ा कंटेंट को रीड आउट कर लेते हैं, फिर आगे जाके और बात करेंगे हम वल्नरेबिलिटीज के बारे में। तो इसमें जो दे रखा है वो है a vulnerability in cyber security is defined as a weakness or flaw in the design, ठीक है। डिजाइन आपका कोई भी हो सकता है, एप्लीकेशन का डिजाइन हो सकता है, आपके नेटवर्क का डिजाइन हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके नेटवर्क का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम और एप्लीकेशन, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है एप्लीकेशन की या आपके सिस्टम का जो बिहेवियर है, ठीक है। An attacker can exploit these weaknesses to gain access to unauthorized information or perform unauthorized action। तो जो अटैकर होता है इन वीकनेसेस को, वल्नरेबिलिटी को हम वीकनेस भी कह सकते हैं, तो इन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके अटैकर गेन कर सकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे सिस्टम में, या एक्सेस कर सकता है कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इसके थ्रू, इन वीकनेसेस को, इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके। द टर्म वल्नरेबिलिटी हैज मेनी डेफिनेशन बाय साइबर सिक्योरिटी बॉडीज, हाउएवर देयर इज मिनिमल वेरिएशन बिटवीन देम ऑल। बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से, पर वेरिएशन उनमें बहुत कम है, लगभग सभी हमारे सेम है, सभी एक पॉइंट को खाती है, एक पॉइंट पे आके सबका जो मीनिंग है वो सेम है, उसमें वेरिएशन बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, निस्ट डिफाइन अ वल्नरेबिलिटी एज वीकनेस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में, इंटरनल कंट्रोल्स में और इम्प्लीमेंटेशन में, that could be exploited or triggered by a threat source। एक निस्ट हमारा स्टैंडर्ड है, तो उसने ये डेफिनेशन हमें दे रखी है। वल्नरेबिलिटीज कैन ओरिजिनेट फ्रॉम मैनी फैक्टर्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि अराइज हो सकते हैं मैनी फैक्टर्स के, इंक्लूडिंग अ पुअर डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन और एन ओवरसाइट ऑफ द इंटेंडेड एक्शन फ्रॉम अ यूजर, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है, और किस किस फैक्टर्स से अराइज होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। वी विल कम ऑन टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन अ लेटर रूम, हाउएवर फॉर नाउ वी शुड नो व्हाट देयर आर 5 मेन कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो ये 5 मेन कैटेगरीज है वल्नरेबिलिटीज की।
तो इसमें वर्नेबिलिटी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहली कैटेगरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। These type of vulnerabilities are found within the operating system OS and often result in privilege escalation. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी पहली कैटेगरी है, इसका मतलब जो भी वल्नरेबिलिटीज हमारी फाइंड आउट होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वेदर इस लिनक्स और विंडोज, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है इसका, प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, विंडोज पे भी और लिनक्स पे भी, तो आप जाके देख सकते हैं कि एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक होती है, मतलब पहले एक्सप्लॉइट होता है सिस्टम, फिर उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म किया जाता है। सेकंड जो है मिसकॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। दिस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी स्टेम फ्रॉम एन इनकरेक्टली configure application or service, for example a website exposing customer details। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन को इनकरेक्टली कॉन्फ़िगर किया गया हो या कोई भी सर्विस को। तो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई वेबसाइट है वो एक्सपोज कर दे रही है कस्टमर की डिटेल्स। तो इसी चीज में मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको। जब आप कभी भी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ रहे होंगे या टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आपको कभी कभी जो हमारे रिस्पॉन्स आता है रिक्वेस्ट का, उसमें कभी कभी हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो सर्विस है, उसका हमारे को जो वर्जन है वो डिस्प्ले होता है, मतलब रिवील किया जाता है। तो वो भी एक तरह की मिसकॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अगर हमारे रिस्पॉन्स में या कहीं पर भी एप्लीकेशन पे हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं पे भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है, तो ये एक डेंजरस सिग्नेचर है। तो क्यों है, उस वर्जन की हेल्प से अटैकर फाइंड आउट कर सकता है कि इस वर्जन, इस पर्टिकुलर सर्विस के वर्जन पे कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है। और ये सर्च कहाँ पे करता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो डाटाबेसेस होते हैं हमारे, जैसे एक्सप्लॉइट डीबी होता है, वहाँ आप सर्च कर सकते हो, गिटहब में आप सर्च कर सकते हो, रैपिड7 एक साइट होती है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब चीज डिस्कस किया था। थर्ड आती है, वो होती है वीक और डिफॉल्ट क्रीडेंशियल्स। ये भी एक बहुत मेन वल्नरेबिलिटी होती है। जैसे आप काली अपना कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो उसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो काली होता है। तो इस तरीके से डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड रिवील करना भी एक वल्नरेबिलिटी होती है। जैसे एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन विल कम विद डिफॉल्ट क्रीडेंशियल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी काली का एग्जांपल दिया आपको। व्हेन इंस्टॉल्ड, फॉर एग्जांपल एन एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड में हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ एडमिन, दीज आर इजी टू गेस बाय एन अटैकर। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है और पासवर्ड होता है, तो ये इजीली गेसेबल है। तो इजीली जो अटैकर है वो ब्रूट फोर्स की हेल्प से या कोई भी डिक्शनरी अटैक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता है। फोर्थ वन है एप्लीकेशन लॉजिक। These vulnerabilities are result of a poorly designed application, for example, poorly implemented authentication mechanism that may result in an attacker being able to impersonate a user। ठीक है, impersonate माने एक legit user बन के अटैकर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को बाईपास कर सकता है किसी भी poorly implemented authentication mechanism। अगर किसी एप्लीकेशन में poorly जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज हो रहा है, तो उसमें अटैकर इजीली इंपर्सनेट कर सकता है, ठीक है, किसी भी लेजिट यूजर से। तो इस वल्नरेबिलिटी का मीनिंग ये है। लास्ट वाला जो फिफ्थ है वो है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर वल्नरेबिलिटीज आर वल्नरेबिलिटीज दैट लिवरेज ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, फिशिंग ईमेल्स आर डिजाइंड टू ट्रिक ह्यूमंस इनटू बिलीविंग दे आर लेजिटिमेट।
तो आजकल के टाइम पे ये सबसे कॉमन कंसर्न है फिशिंग ईमेल का। बहुत रियरली तो नहीं, कॉमनली ये वाले जो साइबर अटैक परफॉर्म किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फिशिंग ईमेल्स किया जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बार बार कहा जाता है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको एजुकेट करना चाहिए हमें, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग परफॉर्म करानी चाहिए जिससे वो समझ सके कि कौन सी मेल लेजिटिमेट है या कौन सी नहीं। तो इस चीज़ का हमें एजुकेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, शेड्यूल करना चाहिए जिससे हमारे एम्प्लॉयज एजुकेट हो पाए फिशिंग ईमेल के लिए। उनको पता हो कि कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जेन्युइन मेल है और ये जेन्युइन मेल नहीं। तो नेक्स्ट लास्ट जो है, एज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर यू विल बी एक्सेसिंग application and system using vulnerabilities against these targets in day-to-day life. So it is crucial to become familiar with this discovery and exploitation processes. ठीक है, तो अब हमारे पास कंटेंट तो हमने रीड आउट कर लिया है। हमारे पास अब दो क्वेश्चन है इसमें। पहला है, एन अटैकर हैज बीन एबल टू अपग्रेड द परमिशन ऑफ देयर सिस्टम अकाउंट from user to administrator, what type of vulnerability is this? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसकी मैंने अभी जो आपको बोला था, बहुत सारी हमने वीडियोस भी इसकी पर बनाई है। ये है प्रिविलेज एक्सलेशन। इसका आंसर एक बार डालते हैं, प्रिविलेज करेक्ट। कुछ लिखने में इशू आ रहा होगा, यहीं पर ही था हमारा कहीं पे। कॉपी करता हूँ एक बार मैं, तब तक कुछ स्पेलिंग का इशू आ रहा हो। An attacker has been able to upgrade the permissions of their system account from user to administrator. What type of vulnerability is this? Okay, vulnerability is this कह रहा है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है ये, पर जो ये बात कर रहा है प्रिविलेज एक्सलेशन की बात कर रहा है। और भी मैं रिफाइन कर लेता हूँ, वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन की बात कर रहा है। You manage to bypass a login panel using cookies to authenticate. What type of vulnerability is this? तो ये जो है एप्लीकेशन लॉजिक, सिंपल है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है हमारे। टास्क नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम टास्क नंबर 3 पे, जो है स्कोरिंग वल्नरेबिलिटीज। अब कैसे हम स्कोर कर सकते हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी को। तो इसका कंटेंट को रीड आउट कर लेते हैं हम। Vulnerability management is the process of evaluating, categorizing, and ultimately remediating threats faced by an organization. ठीक है, vulnerability management में क्या क्या चीज आ जाती हैं? इवेल्युएट करना आ जाता है, कैटेगराइज करना आ जाता है और रेमिडिएट करना आता है किसी भी वल्नरेबिलिटी को जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है। It is arguably impossible to patch and remedy every single vulnerability in a network or computer system, and sometimes a waste of resource. After all, only approximately 2% of vulnerabilities only ever end up being exploited. Instead, it is all about addressing the most dangerous vulnerabilities and reducing the likelihood of an attack vector being used to exploit the system.
This is where vulnerability scoring comes into play. Vulnerability scoring serves a vital role in vulnerability management and is used to determine potential risk and impact vulnerability may have a network or computer system. ठीक है, तो और ऊपर ही बताता हूँ, ये कहना चाह रहा है कि हर एक vulnerability जो होती है ना, उनका एक स्कोर होता है कि वो उसकी प्रायोरिटी कह सकते हो आप कि वो, और वो डिपेंड करता है वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है सिस्टम पे, क्या इम्पैक्ट कर सकता है, कितना रिस्क है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम CVSS awards points to a vulnerability based on its features, availability and reproducibility. ठीक है, तो अब एक नया टर्म आया है यहाँ पर CVSS, जो कि स्टैंड्स फॉर होता है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम. ये क्या होता है ना, एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि यूज किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में एक्सेस करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. इसको सीवियरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी, और जो CVSS है ना, ये हमें प्रोवाइड कराता है एक न्यूमेरिकल स्कोर जो कि रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल इम्पैक्ट को और एक्सप्लॉइटेबिलिटी को किसी भी वल्नरेबिलिटी की. ठीक है, और ये अलाउ करता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए. जैसे मैंने अभी बताया, प्रायोरिटी सेट करता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करता है किसी भी वल्नरेबिलिटी की. इसका फॉर्मेट आगे हम डिस्कस करेंगे कैसा होता है. Of course, as always in the world of IT, there is never just one framework or post idea. Let's explore two of the more common framework and analyze how they differ. ठीक है, तो अब हम दो को कंपेयर करते हैं कि उसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले जो आता है वो है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम. ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में. ठीक है, ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है वल्नरेबिलिटी को स्कोर करने के लिए, और 3 मेजर इटरेशन है इसमें. एज इट स्टैंड्स द करंट वर्जन इज CVSS v3.1. ठीक है, अब ये क्या करता है, किन फैक्टर्स में होता है. सबसे पहला जो होता है, हाउ इजी इज इट टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी. Who exploits exist for it? This. How does this vulnerability interfere with the CIA trade? CIA trade के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है. In fact, there are so many variables that you have to use a calculator to figure out the scores using this framework. A vulnerability is given a classification depending on the score that it has been assigned. I have put the qualitative severity rating scale and their score ranges into the table below. तो इसने स्कोर दे रखा है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल होता है, तो रेटिंग और स्कोर है. रेटिंग नन होगी जब स्कोर 0 होगा इसका. लो कैटेगरी में तब ये आती है जब 0.1 से 3.9 तक होता है इसका स्कोर किसी भी वल्नरेबिलिटी का. फिर आता है हमारा मीडियम 4.0 से लेके 6.9 तक. फिर हमारी आती है हाई प्रायोरिटी पे होता है जो CVSS स्कोर हाई होता है जिसका 7.8 से 8.9 तक. और फिर तो लास्ट हमारी होती है क्रिटिकल 9.0 से लेके 10.0 तक. ठीक है, तो इस वे में इसने जो मैंने टेबल अभी डिस्कस की थी ऐसे कैटेगराइज कर रखी है हमारी प्रायोरिटी. ठीक है, रेटिंग किसी भी वल्नरेबिलिटी की, CVSS स्कोर तो आप देखेंगे तो इस तरीके से. However, CVSS is not a magic bullet. Let's analyze some of the advantage or disadvantage of CVSS in the table below. उसके अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम. एडवांटेज क्या क्या है CVSS. CVSS बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है,
CVSS was never designed to help prioritize vulnerability, instead just assign a value of severity. ठीक है, CVSS is popular in organizations. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा CVSS, और आप अगर साइबर सिक्योरिटी पे कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज है, इसको आपने गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है। CVSS heavily assesses vulnerabilities on an exploit being available. However, only 20% of all vulnerabilities have an exploit available. ठीक है, 20% जो vulnerability है उसके exploits हमें available रहते हैं। CVSS is a free framework to adopt and recommended by organizations such as NIST. Vulnerabilities rarely change scoring after assessment, despite the fact that new developments such as exploit may be found. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब इतने डेप्थ में इसमें नहीं जाना है, जो हमें पता है हमने स्कोर देख लिया कि कैसे इसकी रेटिंग होती है, क्या क्या इसकी रेटिंग पे कौन कौन से हमारी किसके स्कोर में कौन कौन सी रेटिंग होती है और किस रेटिंग का क्या स्कोर होता है, ये हमें पता चल गया है। सेकंड जो आता है हमारा वो है वल्नरेबिलिटी प्रायोरिटी रेटिंग VPR। ठीक है, ये एक मैट्रिक होता है जो कि यूज किया जाता है ना डिटरमाइन करने के लिए प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस किसी भी वल्नरेबिलिटी की, और ये किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है उसकी पोटेंशियल इम्पैक्ट पे और रिस्क पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और नेटवर्क पे जो रिस्क है और जो इम्पैक्ट है वल्नरेबिलिटी का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार इसका कंटेंट को रीड आउट कर लेते हैं। द VPR फ्रेमवर्क इज मच मोर मॉडर्न फ्रेमवर्क इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय Tenable। Tenable क्या है, एक स्कैनिंग टूल है, एन इंडस्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। दिस फ्रेमवर्क इज कंसिडर्ड टू बी रिस्क ड्राइवन, meaning that vulnerabilities are given a score with a heavy focus on the risk a vulnerability poses to the organization itself rather than factors such as impact, जैसे CVSS देता है हमें। तो ये मॉडर्न फ्रेमवर्क आया है जो VPR है, vulnerability priority rating। Unlike CVSS, VPR scoring takes into account the relevancy of a vulnerability. For example, no risk is considered regarding a vulnerability if that vulnerability does not apply to the organization. ठीक है, VPR is also considerable dynamic in its scoring, where the risk that a vulnerability may pose can change almost daily as it ages. तो ये changes होते रहते हैं। ठीक है, जो स्कोर है वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे चेंज होता रहता है। CVSS में नहीं होगा ऐसा। VPR uses a similar scoring range as CVSS, which I have also put into the table below. However, two notable differences are that VPR does not have none information category, में none नहीं है जो उसमें थी। ठीक है, because VPR uses a different scoring method. The same vulnerability will have a different scoring using VPR than when using CVSS। दोनों में डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास नन वाला रेटिंग नहीं अवेलेबल है। इसमें 4 रेटिंग्स है, लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल। लो की जो रेंज है वो 0.0 से 3.9 है, मीडियम आ जाता है फिर 4.0 से 6.9, हाई आता है 7 से 8.9, क्रिटिकल जो होती है वो 9 से 10 के बीच में लाई करती है। तो ये इसके एग्जाम्पल एडवांटेजेस हैं, जैसे हमने CVSS के पढ़े थे। ठीक है, जैसे हमारे एडवांटेज VPR के भी होते हैं। VPR इज मॉडर्न फ्रेमवर्क दैट इज रियल वर्ल्ड। VPR इज नॉट ओपन सोर्स लाइक सम अदर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये ओपन सोर्स नहीं है, हमारा जो CVSS था वो ओपन सोर्स था। VPR considered over 150 factors when calculating risk। ठीक है, VPR can only be adopted a part of a commercial platform।
तो ये आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ लाइसेंस सिस्टम होता होगा, ठीक है, उसका लाइसेंस हमें बाय करना पड़ता होगा। PPR is risk driven and used by organizations to help prioritizing patching vulnerabilities. ठीक है, VPR does not consider the CIA threat to the extent that CVSS does. CVSS 10 क्या लाया करता था CIA threat पे, meaning that risk to the confidentiality, integrity and availability of data does not play a large factor in scoring vulnerability when using VPR. ठीक है, तो जो हमारा CVSS था उसका जो क्राइटेरिया था, स्कोरिंग था, वो डिपेंड था CIA ट्रेड पे, पर इसका नहीं। स्कोरिंग आर नॉट फाइनल एंड वेरी डायनेमिक, मीनिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ वल्नरेबिलिटी शुड बी गिवन कैन चेंज एज द वल्नरेबिलिटी एजेस। जैसे मैंने बताया, समय के साथ साथ चेंज होती है इसका स्कोर। इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंकेट, इसमें ब्लैंक, इसमें कुछ दिया नहीं। तो ये चीज थी हमारी कि हम कैसे वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, स्कोर करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड थे, CVSS और VPR। VPR जो है वो मॉडर्न मेथड है, ठीक है, तो दोनों में आपने डिफरेंस पढ़ ही लिया है। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। और आपको डेप्थ में जाना है तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ CVSS पब्लिश्ड? आई थिंक ये 2005 था, अब देखते हैं, करेक्ट है। If you wanted to access vulnerability based on the risk it poses to an organization, what frame would you use? If you wanted to access vulnerability based on the risk it poses to an organization, what framework you use? ये आई थिंक VPR होना चाहिए, देख लेता हूँ, ठीक है। If you wanted to use a framework that was free and open source, what framework? ये CVSS है, CVSS ही फ्री ओपन सोर्स है ना। जो हमारा VPR है वो पेड है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टास्क है हमारा, टास्क नंबर 4, वो है वल्नरेबिलिटी डाटाबेसेस। टास्क नंबर 4 को हम जरा कंटेंट को रीड आउट करते हैं। Throughout your journey in cybersecurity, you will often come across a magnitude of different applications and services. For example, a CMS whitelist, they all have same purpose, often have very different designs and behaviors. Thankful for us, there are resources on the internet that keep track of vulnerabilities for all sorts of software, operating systems and more. This room will showcase two databases that we can use to look up existing vulnerabilities for applications discovered in our InfoSec journey, specifically the following website. ठीक है, तो ये अभी जो दो databases का नाम दिया है, यहाँ पे हमें इन vulnerabilities के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनसे कौन कौन से एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं इन vulnerabilities की, ये सारा कुछ हमें डाटा मिलता है। तो सबसे पहले वो जो आता है वो होता है NVD। NVD का फुल फॉर्म है नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव रेपोजिटरी है इंफॉर्मेशन की, इसके लिए सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज के लिए, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज की एक कॉम्प्रिहेंसिव रेपोजिटरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, सारी सॉफ्टवेयर्स की वल्नरेबिलिटीज की, ठीक है। और जो NVD है ना, वो मैनेज करती है NIST। NIST क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो NVD का क्या पर्पज होता है, ये प्रोवाइड कराती है जो पब्लिकली एक्सेसिबल रिसोर्सेज है, ठीक है, इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में, ये कि किस सॉफ्टवेयर में कौन सी वल्नरेबिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और जो अब ये कहाँ से प्रोवाइड करवाती होगी, जो ये NVD है ना, ये कलेक्ट करती है वल्नरेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से।
जैसे कुछ इंफॉर्मेशन ये सिक्योरिटी रिसर्चर जो होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं और दूसरे जो वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और फिर एग्रीगेट करके हमें प्रोवाइड करवाती है, एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्रिप्शन देती है उस वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। और उसके क्या सीवियरिटी रेटिंग है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टास्क में कि उसकी रेटिंग को डिसाइड करती है और उसकी रेटिंग की इंफॉर्मेशन देती है और भी इंफॉर्मेशन देती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें देती है हर एक वल्नरेबिलिटी के बारे में, ठीक है। और ये जो डाटाबेसेस होते हैं ना, ये आपको एक्सप्लॉइट के साथ साथ ये आपको रेमिडिएशन भी बताते हैं उस वल्नरेबिलिटी का, जैसे कि कौन सा क्या पैचेस होने चाहिए। जब भी वल्नरेबिलिटी आती है तो पैचेस यूज होते हैं, पैचेस माने अपडेट्स होते हैं, ठीक है। और जो नए अपडेट्स हैं उनको रिलीज कराती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वेंडर्स से। तो ये वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके, जैसे जिस प्रोडक्ट में कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई तो उस वेंडर, जिस वेंडर का वो प्रोडक्ट होगा, उनसे वो सॉफ्टवेयर भी रिलीज करवाती है नए अपडेट, जिससे वो वल्नरेबिलिटीज को ओवरकम कर सके और उसको पैचेस कर सकें उसके, ठीक है। बिलो वी डाइव to two resources, let ensure that our understanding of some fundamental key terms is on the same page. तो ये बता रखा है वल्नरेबिलिटी के बारे में। वल्नरेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ वीकनेस और फ्लॉ इन द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक सिंपली एक डेफिनेशन है वल्नरेबिलिटी के। फिर इसने दे रखा है एक्सप्लॉइट की डेफिनेशन। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एन एक्सप्लॉइट इज समथिंग सच एज एन एक्शन और बिहेवियर दैट यूटिलाइजेज अ वल्नरेबिलिटी ऑन अ सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सप्लॉइट क्या होता है? कोई भी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट होता है जो उस वल्नरेबिलिटी का यूटिलाइज करके आपको सिस्टम, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रोवाइड करा सके। जैसे कोई एक्सप्लॉइट होता है REC का, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, तो जब आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हो तो आपको रिमोट सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम एक्सप्लॉइट। ये बेसिक डेफिनेशंस है। थर्ड आता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, POC भी कहते हैं इसे। तो POC क्या है? अ POC इज अ टेक्निक और टूल दैट ऑफन डेमोन्स्ट्रेट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कि कैसे उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। जैसे कोड होगा तो डेमोन्स्ट्रेट किया गया होगा कि कैसे हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, मेथड्स दिए होंगे, स्टेप्स दिए होंगे, ठीक है। तो अब NVD के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। NVD, the National Vulnerability Database, is a website that lists all publicly categorized vulnerabilities, ठीक है। तो इसमें सारी, जैसे नीचे दे रखा है आपको, सारी वल्नरेबिलिटीज की CVE नंबर दिया रहेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, द वल्नरेबिलिटी दैट द फेमस मालवेयर WannaCry यूज्ड वाज CVE 2017-0144। तो सबसे पहले CVE आ गया, फिर एयर आ गया, फिर एक नंबर, उसको यूनिक नंबर दिया जाता है किसी भी वल्नरेबिलिटी को, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है एयर, कब वो आई थी? 2017। These CVE have the formatting of CVE, air और ID number. For example, the vulnerability that the famous malware WannaCry एक ransomware है, ठीक है, used was CVE 2017-0144। तो इस तरीके से हमें CVE नंबर मिलता है किसी भी वल्नरेबिलिटी का, जिससे हम आगे जाके फ्यूचर में जाके देख सकें कि इस वल्नरेबिलिटी में क्या था, कौन सा एक्सप्लॉइट था और कैसे इसका POC हमें अवेलेबल है या नहीं है। इस तरीके, मतलब किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप CVE के थ्रू पढ़ सकते हो। NVD allow you to see all the CVEs that have been confirmed using filters by category and month of submission. For example, it is 3 days into August. There have already been 223 new CVEs submitted to this database. तो NVD में एक CVE का कलेक्शन भी होता है, तो आप फिल्टर से आप उसको सर्च कर सकते हो, आप कौन सी वल्नरेबिलिटी का CVE देखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ये बता रहा है अगस्त में 3 डेज में, अगस्त में 223 न्यू CVE सबमिट हुई है इस डाटाबेस में। यहाँ पर लिस्ट इसने बता दी है, मेरे को अगस्त 2021 की देखनी है, तो यहाँ पर 223 CVE एंट्रीज फाउंड फॉर अगस्त 2021, ठीक है। While this website helps keep track of new vulnerability, it is not great when searching for vulnerability for a specific application or scenario.
ये तो था हमारा एनवीडी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं सेकंड डाटाबेस जो है एक्सप्लॉइट डीबी। ये बहुत फेमस डाटाबेस है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक्सप्लॉइट डीबी, ये है, देखिए इसका इंटरफेस जो ऐसा दिखता है। ये है इसका डेटाबेस, ऐसे ये दिखता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब, ये आपके टास्क बार्स हैं, सारे चीज आप यहाँ पर से देख सकते हो। इस तरीके का यहाँ पर फिल्टर होता है। फिल्टर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो सब चीज। ठीक है, exploitdb is a resource that we as hackers will find much more helpful during an assessment. exploitdb retains exploit for software and application stored under the name, author and version of the software application. ठीक है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन है तो वो आपको पता चला ये वर्नेबल है, तो आप उस एप्लीकेशन का नेम और उसका वर्जन आप यहाँ पे एक्सप्लॉइट डीबी पे डालोगे तो आपको उसके रिलेटेड सारे एक्सप्लॉइट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हम सर्च करते हैं किसी भी वर्नेबिलिटी का एक्सप्लॉइट को एक्सप्लॉइट डीबी साइट में। वी कैन यूज एक्सप्लॉइट डीबी टू लुक फॉर स्निपेट ऑफ कोड। इसमें कोड भी दिए रहते हैं कि वो जो एक्सप्लॉइट है उसमें क्या हो रहा है, किस लैंग्वेज में वो लिखा है। ठीक है, पाइथन में लिखा है, पर्ल में लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन पूरा कोड वहाँ पे शो किया जाता है। ये तो उस कोड को आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन में और फिर उसको यूज कर सकते हैं। We can use exploitdb to look for snippet of code known as proof of concept that are used to exploit a specific vulnerability. ठीक है, तो ये दो थे हमारे दो डाटाबेसेस जहाँ पे हमें vulnerabilities की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उनके एक्सप्लॉइट की इंफॉर्मेशन मिलती है और पीओसी अवेलेबल रहती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यूजिंग एनवीडी हाउ मेनी सीवीज वेयर सबमिटेड इन जुलाई 2021। ठीक है, तो इसमें आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पे अगस्त कर रखा है, इसमें वैसे ही आपको जुलाई का सर्च करना है कि कितनी वर्नेबिलिटीज आपको जुलाई में फाइंड आउट हुई है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द ऑथर ऑफ एक्सप्लॉइट डीबी। अब एक्सप्लॉइट डीबी का ऑथर कौन सा है, कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। हु इज द ऑथर ऑफ एक्सप्लॉइट डीबी। कर लेते हैं एक बार। So one of the leader of the X hacking group that split in class started a public exploit। एक बार ये डाल के देखता हूँ हमें यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कुछ दी है इसके ऑथर वर्जन ऑफ द डिवीजन एज हैकर्स विल फाइंड। तो यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन एक बार तो क्लोज करता हूँ मैं।
यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, लिंक को देखते हैं। ओके, यहाँ पे कब का पूछ रखा है इसने, 2021 जुलाई, 2021 जुलाई का यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसकी दे रखी है। तो 1585 एंट्रीज फाउंड फॉर जुलाई 2021, एक ही मंथ में ये 1585 एंट्रीज हुई है सीवीई की जुलाई में 2021 में। ओके, 1585, ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। इसका ये नहीं होगा, तो भी हम देखते हैं, इसमें एक हाइपर लिंक हमें दिया हुआ है। databases paper solutions of SEC, exploit DB by OPSEC. Okay, exploit database by OPSEC. OPSEC माने offensive security, करेक्ट है, यही है आंसर इसके, 1585 और ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस वाले टास्क में हमने दो अपने डीबी देखे। ठीक है, एक एनवीडी था, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, जो कि ओन करते हैं हमारे निस्ट। ठीक है, और सेकंड था एक्सप्लॉइट डीबी। तो इन दोनों का ये टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम टास्क नंबर 5 में, एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। तो इसमें एक शायद हमें वल्नरेबिलिटी दी होगी। In this task, I am going to demonstrate the process of finding one minor vulnerability coupled with some research of the vulnerability database leading to a much more valuable vulnerability and exploit ultimately. Throughout an assessment, you will often combine multiple vulnerabilities to get results. For example, in this task, we will leverage the version disclosure. ठीक है, वर्जन डिस्क्लोजर मतलब ये एप्लीकेशन का हमारा वर्जन डिस्क्लोज हो रहा होगा। ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि अभी तक आपने देख लिया कि जब हमारा किसी वर्जन का, कोई एप्लीकेशन का वर्जन अगर हमें रिवील हो रहा है, किसी एप्लीकेशन का वर्जन हमें रिवील हो रहा है, तो उस वर्जन के थ्रू, उस एप्लीकेशन के वर्जन के थ्रू हम एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हैं अपने डाटाबेसेस में। Application and software usually have a version number. This information is usually left with good intentions. For example, the author can support multiple versions of the software and the likes, or sometimes left unintentionally. For example, in the screenshot below, we can see that the name and version number of this application is Apache Tomcat 9.0.17. ठीक है, तो नीचे वाले हमें स्क्रीनशॉट में दिख रहा है अपाची टॉमकैट का जो वर्जन है वो है 9.0.17 चल रहा है इसमें, इस सर्वर पे। ठीक है, विद दिस इंफॉर्मेशन इन हैंड, लेट्स यूज द सर्च फिल्टर ऑन एक्सप्लॉइट डीबी टू लुक फॉर एनी एक्सप्लॉइट दैट मे बी अप्लाई टू अपाची टॉमकैट 9.0.17। तो अब इसको जैसे वर्जन मिल गया, तो अब ये इस चेक कर रहा है कि अपाची टॉमकैट के इस वर्जन पे जो 9.0.17 है, इस वर्जन से रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, इन डेटाबेस में वो ये चेक कर रहा है। जैसे इसने डाला यहाँ पर सर्च में टॉमकैट 9.0, जैसे इसने डाला तो इसके पास इतने सारे एक्सप्लॉइट आ गए। ग्रेट, आफ्टर सर्चिंग एक्सप्लॉइट डीबी देयर आर अ टोटल of 5 exploits that may be useful to us for this specific version of the application. ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो कर रहा है Tomcat 9.0, तो ये देखिए इसमें एक एक्सप्लॉइट आपको मिल गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, एक्सएसएस का, एक ओपन रिडायरेक्ट का मिला है, एक हमें सैंडबॉक्स एस्केप नाम का मिल रहा है, एक जेएसपी अपलोड बाईपास रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आरसीई का मिल रहा है हमको एक एक्सप्लॉइट इसका,
दूसरा एक्सप्लॉइट भी जो है वो है हमारा RC, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का। तो हमने टॉमकैट 9.0, अब आपको पता चल रहा होगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन, ये एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो रिवील हो रहा है, तो इसके ये कितना डेंजरस हो सकता है आपको इसमें पता चल गया होगा। अगर किसी अटैकर को ये पता चल गया इसमें टॉमकैट चल रहा है, सर्विस चल रही है, ठीक है, और उसका जो वर्जन है वो 9.0.17 है, तो वो 9.0 वर्जन में जब एक्सप्लॉइट सर्च करेगा तो उसको इतने सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल मिलेंगे, फिर वो 1 बाय 1 यूज करेगा इन्हें अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी जो मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना, ये एक बड़े अटैक को लीड करती है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आया, व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी डिड वी यूज टू फाइंड द नेम एंड वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इन दिस एग्जांपल। What type of vulnerability did we use find name and version of the application in this example? 0. What type of vulnerability? Okay, what I have to use? Find type of vulnerability. ये I think हमारा, for example in the star library version disclosure vulnerability. वर्जन डिस्क्लोजर, ठीक है, करेक्ट है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि कैसे जब किसी एप्लीकेशन का या किसी सॉफ्टवेयर का या किसी सर्विस का जब वर्जन डिस्क्लोज होता है, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से अटैकर किसी भी एक अटैक को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह की मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हुआ, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हुआ, ठीक है। इस वल्नरेबिलिटी के अंदर ये चीज आती है। अगर आप OWASP टॉप 10 पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर आएगा। तो ये वाला टास्क भी हमारा, टास्क नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो हमने एग्जांपल देखा कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे हम उस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उसका एक्सप्लॉइट को सर्च करते हैं किसी भी डाटाबेस पे। तो अब टास्क नंबर 6 लास्ट टास्क है ये। तो इसमें बता रखा है, इट इज योर फर्स्ट वीक ऑन द जॉब एज अ जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर एट द पेनिट्रेशन you taught. For your first engagement, you are shadowing a senior penetration tester within the company. Deploy the site attached to this task and follow the steps that the senior penetration tester took to exploit a vulnerability against Acme IT service infrastructure. ठीक है, ये एक कंपनी है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है। कंप्लीट द एंगेजमेंट टू रिट्रीव अ फ्लैग, में हमें एक फ्लैग मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे। सिनेरियो, इट इज योर फर्स्ट वीक एट द पेनिट्रेशन, ठीक है, ये वो सेम है। नेक्स्ट करते हैं। कंपनी इन्फो एस्टेब्लिश 2000 बिजनेस टाइप कॉर्पोरेशन पर्पज IT सपोर्ट सर्विसेज, क्लाइंट इतने हैं। CEO जो है इसका डैनी फेंटम है, इसकी ID यहाँ पे हमें मिल लिया, ठीक है। At this stage, the senior penetration tester has used a public service that compiles some details about the target company. As we can see, Acme IT services provide IT services to 800 plus clients को, ये information यहाँ पर reveal हो रही है, ठीक है। This information is useful because we can begin to think of possible software that they are using for us to attack, for example help desk or a support application। नेक्स्ट करते हैं।
nmap यूज कर रहा है ये अब, ठीक है। द सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर नाउ मूव्स ऑन टू द इनुमरेशन एंड स्कैनिंग स्टेज ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टेज कर रहा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, इनुमरेट कर रहा है ये। दिस स्टेज हेल्प एस्टेब्लिश सर्विसेज एंड एप्लीकेशन रनिंग ऑन एक्मे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे इसको पता चलेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज और एप्लीकेशन रन कर रही है एक्मी के इंफ्रा में, ठीक है। We can use the information gathered from this scan to begin to understand what services may be visible to attack, viable to attack. For example, a web server hosting a website. Recall from our email we are given one IP address. Try scanning this IP address yourself. कॉपी करते हैं यहाँ पे, यहीं पर ही क्या पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास nmap का रिजल्ट आ गया। 2280.443 पोर्ट ओपन है। जैसे अब ये कह रहा था, एक वेब सर्वर हमारी HTTP सर्विस चल रही है पोर्ट 80 पे, ठीक है, और HTTPS चल रही है 443 पे। SSH भी ओपन है 22 पोर्ट पे। तो नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक्मे का पोर्टल हमें मिल गया है। Using this, the information gathered from stage 2 of the penetration engagement, the junior penetration tester has visited the target in their web browser and has been greeted with a login page. जैसे कि उसको पता था कि पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस चल रही है, तो उसने ब्राउजर पे IP डाल के देखा तो ये वाला हमें एक वेब पेज दिखा। The senior penetration tester guesses some random passwords such as admin to no avail. They notice a version number of the application 1.5.2 and takes a note of it. This will be useful for the next stage. तो यहाँ पर इसका, इस पोर्टल का, इस एप्लीकेशन का जो वर्जन रिवील हो रहा है जो है 1.5.2, ठीक है। ये भी एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी में आता है जो हमने इससे पहले वाले टास्क में देखी थी। नेक्स्ट करते हैं। The senior penetration tester recalls that Acme IT Services uses an application called Acme Portal that has a version number of 1.5.2, तो हमने इससे पहले देखा था। The senior penetration tester visits a vulnerability and exploit the database. इसने अब ये जो बैंक TM करके है, vulnerability बैंक TM करके इसने सर्च की, ठीक है, कि कोई exploit अवेलेबल है नहीं है। This website stores details of vulnerability and exploit for application. The senior penetration tester searches this site for the software that was discovered at the stage 3. They are in luck. There is one vulnerability listed for that application version, remote code execution. ठीक है, तो यहाँ पर तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसने क्या किया, nmap करा। nmap के थ्रू इसको पता चला कि 3 पोर्ट्स हैं ओपन एक्मी IT इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, 22, 80 और 443। फिर इसने देखा 80 पोर्ट रनिंग है तो इसने कोई ना कोई एप्लीकेशन उस पर होस्ट होगी, तो इसने IP को ब्राउजर पे डाला तो इसको एक पोर्टल दिखाई दिया, एक्मी का IT पोर्टल था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें वर्जन रिवील हो रहा था। वर्जन क्या था, 1.5.2। तो उस वर्जन के हेल्प से इसने एक एक्सप्लॉइट को फाइंड आउट करा। किससे, डाटाबेस से, एक्सप्लॉइट DB डाटाबेस के थ्रू या आप NVD के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस बता रखी है इसने, ठीक है। तो इसको एक RCE का एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल था इसके लिए। तो RCE vulnerability allow command to be executed on the target system. The senior penetration tester could use this vulnerability to gain access to the console of the target, ठीक है। Try searching vulnerabilities bank TM for an exploit for Acme Portal 1.5.2। तो इसने फिर सर्च किया बैंक TM के लिए, इस वाले वर्जन के लिए, ठीक है, कोई एक्सप्लॉइट, तो उसको मिला RCE का। अब क्या है, accumulating the information from all the previous stages, the senior penetration tester uses the exploit downloaded from vulnerability bank TM against Acme's web application on ना ये IP थी। The exploit is successfully and abuses the remote code execution vulnerability to launch a reverse shell on Acme's infrastructure।
ठीक है, एक रिवर्स शेल उसको मिला। और फ्रॉम हेयर द सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर कैन लुक फॉर फाइल्स ऑफ वैल्यू सच एज पासवर्ड। अब उसको क्या हुआ, जैसे ही उसने किया तो उसको एक रिवर्स शेल उसने ले लिया। अब वो उसमें कुछ भी देख सकता है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे उसको एडमिन के राइट्स मिले। जब जो रिवर्स शेल इसने लिया है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का ले लिया। तो अब आपको भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, रूट यूजर, ये सुपर यूजर्स होता है, इनको सारी प्रिविलेजेस होती हैं। तो अब ये इसका इस सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अब ये पोस्ट इनुमरेट करेगा, ठीक है, और फाइंड आउट करेगा सारे डाटा को, सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से इसने एक, समझ रहे होगे आप कि एक वर्जन रिवील होकर इसने आरसी ही ले लिया टारगेट सिस्टम। अब आप देख लीजिए कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी किसी भी एप्लीकेशन का वर्जन रिवील होना। तो यही चीजें देखते हैं हमारे जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यही टेस्टिंग करते हैं कि कोई जैसे कोई नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है तो उसके ऊपर एक चेकलिस्ट होती है उनके पास, ठीक है, वो फॉलो करते हैं, वास टॉप 10 को फॉलो करते हैं मोस्टली। तो उसमें वो हर एक वल्नरेबिलिटी को चेक करते हैं कि कोई रिस्पॉन्स में, कोई एरर में कोई हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं हो रही, या जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा कि इस एग्जांपल में हमारी जो वर्जन नंबर था वो एक्सपोज हो रहा था, ठीक है, एक्सक्लोज हो रहा था। तो ये सारी चीजों को, छोटी छोटी जो चीज होती है जो आगे जाके एक सक्सेसफुल एक वर्जन का रिवील होकर इसने आरसी ले, आरसी बहुत एक डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब ये कोई भी कमांड्स में रन कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमको हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, ये हमारा फ्लैग है, कॉपी करता हूँ इसको मैं। तो हमारा यहाँ पर फ्लैग रिवील हो गया जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी मिस्टेक से, एक छोटे से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने से हमें एक आरसी का शेल हमें मिल गया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी थी उसमें, और हमें को एक रिवर्स शेल इसमें मिल गया इसकी हेल्प से, एक छोटे से वर्जन की इंफॉर्मेशन रिवील होने से, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। तो ये चीज थी इसमें। अब जो हमारा लास्ट ये वाला टास्क भी कंप्लीट हुआ, लास्ट है कंक्लूजन। नाइस वर्क, वी हैव मेड इट टू द एंड। दिस रूम हैज सर्व्ड एज एन इंट्रोडक्टरी टू वल्नरेबिलिटी रिसर्च एंड सब स्किल एंड रिसोर्सेज दिस रिक्वायर्ड वेयर यू हैव प्रैक्टिकली अप्लाइड दिस नॉलेज, ठीक है। तो इसमें हमने पूरा स्टार्टिंग से वल्नरेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया, फिर वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होती है, उस वल्नरेबिलिटी अगर कोई हमें फाइंड आउट हुआ है तो उसका हम एक्सप्लॉइट कैसे सर्च कर सकते हैं, तो डाटाबेस एनवीडी और इसने एक्सप्लॉइट टीबी के बारे में बताया। फिर हमने एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करके हमने आरसी लिया, उसका एक एग्जांपल इसने शो कराया था। तो यहीं पर ये जो रूम था कंप्लीट होता है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, नया रूम सॉल्व करेंगे हम ट्राई हैकरी का। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.